हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं असम्पशन किसकी तुलनात्मक लागत के सिद्धांत की जो मान्यताएं हैं वो करने वाले हैं। मान्यताएं क्या है, रूपरेखा कि कैसे तुलनात्मक लागत सिद्धांत की जो रूपरेखा है वो कैसी है, उसे हम मान्यताएं कहेंगे। पहली जो मान्यताएं हैं, केवल दो देश हैं, भारत और नेपाल मान के चलते हैं। वे दो वस्तु का उत्पादन करते हैं, यानी कि भारत अगर पेन बनाता है तो नेपाल पेंसिल बनाएगा और वो व्यापार करेंगे। पहला असम्पशन क्लियर हो गया। सेकंड, श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन है। श्रम क्या होती है? मजदूरी, यानी कि एक मजदूर जो है उत्पादन, यानी कि कोई भी चीज प्रोडक्शन करते हैं उसका एकमात्र साधन है। क्या है? कौन है? श्रम है, मजदूर। ठीक है। उत्पादन लागत को श्रम की इकाइयों से मापा जाता है। कितना ज्यादा उत्पादन हुआ है, कि मान लीजिए एक फैक्ट्री है, उसमें मजदूर हैं लग रहे हैं, तो कितने मजदूर लग रहे हैं और कितना उत्पादन हुआ है, उस बात को कहा है। उत्पादन लागत को श्रम की इकाइयों में मापा जाता है। सेकंड क्लियर। थर्ड है, एपी और एमपी बराबर होता है, अर्थात एक साधन की सीमांत उत्पादन उसकी औसत मीन्स एवरेज उत्पादकता के बराबर होती है। थर्ड जो है वो इजी है, श्रम की सभी इकाइयां एक समान होती हैं। उत्पादन पर समान प्रतिफल का नियम लागू होता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न का जो नियम है वो लागू होता है यहाँ पर। जो लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न में क्या होता है कि टीपी जो है टोटल प्रोडक्शन वो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, जबकि एमपी जो है वो सेम रहता है। सिक्स्थ है, उत्पादन के साधन देश के अंदर गतिशील होते हैं। उत्पादन के जो साधन है, साधन ठीक है, वो देश के अंदर तो गतिशील रहेंगे, परंतु दो देशों के बीच गतिशील नहीं रहेंगे, यानी कि पूर्णतः गतिहीन रहेंगे। इसको हम मोबिलिटी भी कहते हैं, गतिशील को इंग्लिश में। तो सेवंथ है हमारे पास, अंतरराष्ट्रीय व्यापार सभी सरकारी नियंत्रणों से मुक्त होता है। बिल्कुल है कि सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता व्यापार में। इस थ्योरी में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हम वस्तुओं को एक से दूसरी जगह लेके जाएंगे तो कॉस्ट तो लगेगी ना। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसका जिक्र ही नहीं करा गया। ठीक है, ये भी एक मान्यता है, ये इसकी क्रिटिसिज्म भी है। और लास्ट हमारा एट्थ जो है वो है व्यापार संतुलन, यानी कि अर्थात कहने का मतलब ये है आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य के बराबर होता है। यानी कि हमने 10 पेन यहाँ पर भारत में बनाए और तो उतनी क्वांटिटी में हम नेपाल से दूसरी कोई और वस्तु खरीदेंगे, यानी कि आयात और निर्यात जो है वो बराबर रहता है। समझ के एट्थ। अगर कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना कमेंट करके। हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तुलनात्मक लागत सिद्धांत की आलोचना, इंग्लिश में इसको क्रिटिसिज्म ऑफ थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट कहते हैं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, इसको जानने से पहले ये उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी क्रिटिसिज्म जिसने मान्यताओं को अच्छे से पढ़ रखा है। बिकॉज मान्यता जो है वो हर एक लेसन की, इसे इंग्लिश में असम्पशन कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मान्यताएं आ जाती हैं तो क्रिटिसिज्म आप आराम से कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट है केवल आदर्शात्मक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है ये? तुलनात्मक लागत का जो सिद्धांत है ये आदर्शात्मक सिद्धांत है। वो इंग्लिश में इसको नॉर्मेटिव थ्योरी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये सिद्धांत केवल ये बताता है कि किसी भी देश में आर्थिक कल्याण को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे उसमें विकास किया जा सकता है आर्थिक कल्याण में, और किसी देश में इस्तेमाल हो रहे संसाधनों का पूर्णतः कुशलता से प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए, ये बताता है। ठीक है, पर ये सिद्धांत ये नहीं बताता कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार की रचना अर्थात आयात और निर्यात में क्या है। मतलब कि वो कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ, खरीदना और बेचना दूसरे देश के साथ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात, और उसमें क्या समस्याएं हो रही हैं उसके बारे में ये जो थ्योरी है वो नहीं बताती। और इसकी कौन सी समस्याएं हैं, आयात और निर्यात की कौन सी समस्या उसके बारे में हमें नहीं बताती। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पे चलते हैं। तो मूल्यों के श्रम सिद्धांत पर आधारित बेसिस ऑन लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू,
जो ये तुलनात्मक लागत का जो सिद्धांत है ये सिर्फ और सिर्फ लेबर पर आधारित है, लेबर बेस्ड थ्योरी कह सकते हैं हम, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, कई अदर फैक्टर्स हैं जैसे पूंजी, भूमि, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो इस पॉइंट में क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु की लागत इसके निर्माण के लिए जरूरी श्रम की मात्रा पर निर्भर करती है। वस्तु की लागत किस पर निर्भर करती है? श्रम की मात्रा पर निर्भर करती है। परंतु हकीकत में, वास्तव में किसी वस्तु की लागत पर श्रम के अलावा, श्रम तो पड़ता ही पड़ता है, वस्तु की लागत में श्रम तो एक फैक्टर है, पर अलग अलग दूसरे फैक्टर भी हैं। दूसरे साधनों जैसे पूंजी होगी, भूमि होगी, वो फैक्टर कौन कौन से हैं? पूंजी, भूमि, ठीक है, के मूल्य पर भी प्रभाव पड़ता है कि ये श्रम ही एकमात्र फैक्टर नहीं है, पूंजी और भूमि और दूसरे भी फैक्टर्स हैं जो वस्तु की लागत पर प्रभाव डालते हैं। श्रम तथा पूंजी की गतिहीनता, गतिहीनता होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना इन दिस पॉइंट, इस पॉइंट में, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल, परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का मानना है कि श्रम और पूंजी एक देश में तो पूर्णतः गतिशील होते हैं, यानी कि एक व्यक्ति एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, राज्य में, यानी कि जा सकता है आसानी से, तथा दो देश के बीच गतिहीन होते हैं। पर ये देश के अंदर तो गतिशील होते हैं, पर दो देश के अंदर गतिशील नहीं होते। पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है ये गलत है। हकीकत में क्या होता है? वास्तव में यह है कि श्रम तथा पूंजी एक देश के अलग अलग प्रदेशों में पूर्णतः गतिशील नहीं होती और न ही विदेश के बीच पूर्णतः गतिहीन होती हैं। समझ गए इस बात को? इसने इनकी परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की जो बात है उसको गलत साबित करा है। परिवहन लागतों की अवहेलना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इग्नोर, जो ये थ्योरी है तुलनात्मक लागत का जो सिद्धांत है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी कि वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाएंगे, उसमें हमें कोई खर्चा लगेगा, उस खर्चे की बात ही नहीं की गई है इस थ्योरी में। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इस सिद्धांत में परिवहन लागतों की अवहेलना की गई है। कुछ वस्तुएं परिवहन लागत उत्पादन लागतों से ज़्यादा होती हैं। कभी क्या होता है कि हमने एक पेन है, मान लीजिए ये पेन हमने यहाँ पर बनाया तो 10 रुपये, पर इसकी ट्रांसपोर्टेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचने की में जो कॉस्ट लगी ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो 5 रुपये और हो गई। कि उत्पादन तो हमने 10 का करा, पर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में हमने 5 रुपये और खर्च करे, ठीक है। तो उस जो 5 रुपये हमने जो एक्स्ट्रा खर्च करे उसकी तो इन्होंने बात ही नहीं करी इस थ्योरी में। इसलिए वस्तु का आयात या निर्यात करते समय उत्पादन लागत तथा परिवहन लागत दोनों को मिलाकर इसने इस बात में इस लाइन इधर से इधर तक क्रिटिसिज्म किया, फिर उसका सोल्यूशन दिया कि आयात यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब हम करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, करते समय उत्पादन लागत तथा परिवहन लागत दोनों को मिलाकर कुल लागतों का विचार किया जाना चाहिए। क्या कहता है कि 10 रुपये का ये पेन बना, 5 रुपये इसको दूसरे जगह पर भेजने के लगे, 10 और 5 15, दोनों को मिलाकर 15 रुपये में अगर ये पेन बेचा जाए तब हमें फ़ायदा है। परिवहन लागत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अत्यधिक प्रभावित करती है। अब देश में तो हम 5-10 में मतलब ट्रांसपोर्टेशन मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, पर एक देश से दूसरे देश में भेजेंगे तो करेंसी चेंज होगी ना, तो वहाँ की करेंसी क्या पता ज़्यादा हो, तो उस हिसाब से जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो उस चीज़ को बताया कि परिवहन लागत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अत्यधिक प्रभावित करती है, इसलिए हम इन लागतों की अवहेलना नहीं कर सकते, इसलिए हम इन बातों को नहीं इग्नोर कर सकते, पर इस थ्योरी में जो है वो इग्नोर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सुरक्षात्मक तत्वों की अवहेलना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सुरक्षात्मक जैसे कि डिफेंस की जो कि भाई हम बंदूक वगैरह बनाते हैं या मिलिट्री की जो इक्विपमेंट्स बनाते हैं
उसमें इन्होंने क्या कहा है कि ये जो थ्योरी है वो कहती है कि एक देश को दूसरे देश के साथ व्यापार कर लेना चाहिए, वो किसी भी फील्ड में कर सकता है, चाहे वो सुरक्षा की फील्ड में हो। पर ये बात गलत है इसकी, क्योंकि हम सुरक्षा के मामले में किसी दूसरे देश पर निर्भर रहेंगे तो ये हमारे देश के लिए, खुद के लिए खतरा होगा। क्यों? इसलिए ये थ्योरी क्या, इसमें सोल्यूशन में हम पढ़ेंगे कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, खुद की जो डिफेंस की जो चीज़ें हैं वो कम से कम वो चीज़ें हम अपने ही देश में बनाएं। ये इसका सोल्यूशन है। बट प्रॉब्लम क्या बताई है इस थ्योरी में कि ये निर्भरता, डिपेंडेंसी दिखाता है कि हमें सुरक्षा के मामले में भी दूसरे देश पर निर्भर होना चाहिए, जो कि एक गलत बात है। ये सिद्धांत ही कहता है कि हम एक वस्तु जिनकी तुलनात्मक लागत अधिक हो उसका उसका आयात किया जाना चाहिए, परंतु यह सही बात नहीं है। सुरक्षात्मक वस्तुएं अर्थात युद्ध के लिए जरूरी वस्तुओं पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि कोई भी देश सुरक्षा की दृष्टि से किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रह सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक देश की सुरक्षा की दृष्टि से अपने आप को आत्मनिर्भर होना चाहिए, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया इस पॉइंट में क्या क्या है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। पूर्ण विशिष्टीकरण की असंभावना। विशिष्टीकरण क्या होता है? स्पेशलाइजेशन। मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्पेशलाइजेशन ये जो थ्योरी है वो कहती है कि एक देश एक वस्तु को बनाने में स्पेशलाइजेशन प्राप्त करेगा, यानी कि निपुणता हासिल करेगा, कम लागत पर अच्छी चीज बनाएगा। पर ऐसा नहीं हो सकता कि अब नेपाल है जो है वो छोटी कंट्री है और जो इंडिया है वो बड़ी कंट्री है। अगर वो राइस की प्रोडक्शन, राइस और व्हीट का एग्जांपल लेके चले तो राइस का जो उत्पादन है वो करे भी पूरी फुल यूटिलिटी में करे, मतलब अच्छी क्वांटिटी में करे, तो तब भी वो भारत की नीड को फुलफिल नहीं कर सकती, ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती। देखते हैं इस पॉइंट में क्या लिख रखा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने वाले देशों का कुछ वस्तुओं में पूर्ण रूप से विशिष्टीकरण करना संभव नहीं है। उदाहरण के रूप में भारत और नेपाल एक छोटे देश हैं, छोटे और बड़े देश हैं, तो नहीं हो सकता, वो उसकी नीड को फुलफिल नहीं कर सकता, जैसे मैंने आपको राइस और व्हीट का एग्जांपल अभी दिया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तभी संभव होता है जब दो समान मूल्य वाली वस्तुओं का दो समान आकार वाले देशों में व्यापार हो। कि भाई भारत जैसा बड़ा देश है ना, उसकी जैसा ही सिमिलर अगर कोई दूसरा देश है उसके साथ हम व्यापार करें तो सही है, पर हम छोटे और बड़े देश के साथ व्यापार करें तो हम ये जो सिद्धांत है उसको सही मानता है, पर हम क्रिटिसिज्म में उसको गलत मानेंगे। समझ गए? तो सेवंथ जो पॉइंट है, दो से अधिक वस्तुएं, मोर देन टू गुड्स। इस सिद्धांत में हम ये मानकर चलते हैं कि व्यापार केवल दो ही वस्तुओं में होता है, यानी कि ये जो थ्योरी है ना, ये है ना दो कंट्री पर आधारित है, यानी कि भाई दो ही देश व्यापार करेंगे, तीसरा नहीं आएगा। इसकी मान्यता में हमने ये पढ़ चुके हैं कि दो ही देश होंगे और उनके साथ वो एक देश एक वस्तु में विशिष्टता प्राप्त करेगा, दूसरा दूसरे में, और वो एक्सचेंज कर लेंगे। पर इसमें क्या है, वो चीज़ को गलत बताया गया है कि भाई व्यापार दो ही देश में नहीं हो सकता, कि मल्टीपल देश के साथ में हम व्यापार कर सकते हैं। इस सिद्धांत में हम ये मानकर चलते हैं कि व्यापार केवल दो ही वस्तुओं में होता है। एक देश में जिन वस्तुओं की तुलनात्मक लागत कम होती है और दूसरी वस्तुएं जिसकी तुलनात्मक लागत अधिक होती है उसका आयात किया जाता है। वास्तविकता में ये जो चीज़ उन्होंने बोली ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने सिर्फ कहा कि भाई तुलनात्मक लागत को कम है और तुलनात्मक लागत अधिक है, उस चीज़ को देखकर आप व्यापार करो, जो कि गलत है। वास्तविकता क्या है, हकीकत में क्या होना चाहिए कि एक देश बहुत सी वस्तुओं का आयात तथा बहुत सी वस्तुओं का निर्यात, यानी कि बहुत सी वस्तुएं बना सकता है और बहुत सी वस्तुओं को बेच सकता है, दूसरे कंट्री के साथ आयात और निर्यात कर सकता है। इसलिए इस दृष्टि से इस सिद्धांत की ये अवहेलना करता है। देखा जाए भाई ये एक ही प्रोडक्ट की बात करता है, जबकि हम मल्टीपल बना सकते हैं। समझ गए इस चीज को? लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो है
दो से अधिक देश। इसमें क्या होता है कि इसमें केवल इस सिद्धांत की ये भी आलोचना है कि ये सिर्फ दो कंट्री की बात करता है कि व्यापार होगा तो दो देशों में ही होगा, पर ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि हम एक देश दूसरे देश के साथ ही व्यापार करें, हम मल्टीपल देश के साथ भी तो कर सकते हैं। उस चीज़ को इसने बताया है। ये सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि व्यापार केवल दो देशों में होता है, परंतु वास्तविकता यह है कि व्यापार दो से अधिक देश में भी हो सकता है। समझ के इस चीज़ को 8 पॉइंट करा दी। क्रिटिसिज्म हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर कोई दिक्कत होती है किसी भी पॉइंट पे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं।